बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा लेक्चर है। शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। तो आज वो शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे जो आपकी फिजिक्स क्लास 9th की टेक्स्ट बुक की मश्क में नहीं है। ये अज़ाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इनमें से भी इम्तहानात में अक्सर सवालात आते हैं, इसलिए ये आपके लिए किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपके लिए ज़रूरी हदायत हैं कि शदीद सर्दी का मौसम है। फॉग और स्मोक फ़ज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसलिए जब बाहर निकलें तो अपने सर और अपने जिस्म को गर्म कपड़ों से ढांप के निकलें। किसी वक्त भी ये शदीद सर्दी आप पर असरअंदाज हो सकती है। और इसके अलावा वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। पहला अज़ाफ़ी सवाल है, सीट बेल्ट ना पहनने से इंसान किस तरह ख़तरे में होता है। ये बाज़ औक़ात ये सवाल यूँ भी किया जाता है, सीट बेल्ट ना बांधने से इंसान किस तरह ख़तरे में होता है। तो जवाब सुन लें। किसी हादसा की सूरत में अगर किसी आदमी ने गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, यानी सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो वो उस वक्त तक अपनी मोशन को, अपनी हरकत को जारी रखेगा जब तक कि उसके सामने वाली कोई शय इसकी मोशन को रोक ना दे। तो सामने शय क्या हो सकती है? ये शय विंड स्क्रीन यानी गाड़ी की स्क्रीन, आगे बैठा हुआ कोई दूसरा मुसाफिर, या इसके सामने वाली सीट की पिछली साइड भी हो सकती है। तो अल्लाह ना करे शदीद झटका लगे, ब्रेक लगे, तो आपका सर, आपका जिस्म आगे स्क्रीन से जाके टकराए, या किसी दूसरे मुसाफिर के साथ आपकी टक्कर हो जाए, या आप आगे को गिर पड़ें और आपका सर या आपके जिस्म का कोई हिस्सा सीट की पिछली साइड पे लगे, तो चोट आ सकती है, आप जख्मी हो सकते हैं। इसलिए वो इंसान जो ख़ास तौर पे ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट नहीं बांधता, तो हर वक्त मेन रोड्स पर चलते हुए उसके लिए ख़तरा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है वैसे, लेकिन आज के लेक्चर का ये दूसरा क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 28 से ही जुड़ा हुआ है। सीट बेल्ट हमारी किस तरह मदद करती है? तो जवाब सुन लें। सीट बेल्ट दो तरीकों से हमारे लिए मुफीद है, दो तरीकों से हमारे लिए कारआमद है, दो तरह से हमारी मदद करती है। नंबर 1, ये सीट बेल्ट
पहने हुए आदमी को, यानी जिस आदमी ने सीट बेल्ट ये लगाई होती है और वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है या किसी और सीट पर भी बैठा हुआ होता है, तो ये सीट बेल्ट उस आदमी को बैरूनी फोर्स मुहैया करती है और उसको अपनी जगह पर कायम रखती है। नंबर 2, सीट बेल्ट को खींचने के लिए अज़ाफ़ी वक़्त दरकार होता है। इससे मोमेंटम में जो तब्दीली का वक़्त है बढ़ जाता है और अक्सर तसादम का असर या एक्सीडेंट का असर बहुत कम हो जाता है। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रिक्शन हमें चलने में या दौड़ने में किस तरह मदद करती है? फ्रिक्शन हमें चलने में या दौड़ने के दौरान किस तरह मदद करती है? तो इसका जवाब सुन लें। ज़मीन पर चलने या दौड़ने के लिए हम ज़मीन को अपने पाँव से पीछे की तरफ धकेलते हैं। यह ज़मीन पर हमारे पाँव का एक्शन होता है, यह ज़मीन पर हमारा एक्शन है। तो एज ए रिएक्शन के तौर पर ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश कर देती है, आगे की तरफ धकेलती है, आगे की तरफ धक्का लगा देती है। यह ज़मीन का रिएक्शन होता है। ज़मीन के ऊपर पाँव जमाने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पाँव फिसल जाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे और हम ज़मीन पर ना तो सही तरीके से चल पाएंगे, और अगर हम दौड़ रहे हैं या कोई एथलीट ग्राउंड के अंदर दौड़ रहा है और फ्रिक्शन ग्राउंड और उसके पाँव के दरमियान कम है तो वो किसी भी वक्त गिर सकता है। इसलिए ज़मीन और पाँव के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है हमें ज़मीन पर चलने और भागने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आज के लेक्चर का अगला सवाल है, बुलेट ट्रेन को स्ट्रीम लाइन क्यों बनाया जाता है? यानी बुलेट ट्रेन को आगे से चूंच नुमा क्यों बनाया जाता है? तो जवाब सुन ले। बुलेट ट्रेन को इसलिए स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है ताकि जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो तो मुखालिफ सम्मत में जो हवा की फ्रिक्शन है उसको कम से कम किया जा सके। जो बुलेट ट्रेन का फ्रंट है, जब स्ट्रीम लाइन होता है तो हवा की फ्रिक्शन उसकी स्पीड पर या उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। जब हवा की स्पीड कम होगी, हवा की स्पीड या फ्रिक्शन कम होगी तो फिर बुलेट ट्रेन को ज़्यादा स्पीड से हरकत करने में, चलने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए बुलेट ट्रेन को स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है ताकि मुखालिफ सम्मत में हवा की फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। अगला सवाल है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस सम्मत में अमल करती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पे जब हम गौर करें तो वो कुछ यूं है, वो फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाती है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो चूंकि दायरे का एक मखसूस सेंटर होता है, ये फोर्स भी दायरे के सेंटर की तरफ होती है, तो फिर हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा दायरे के मरकज़ की तरफ अमल करती है और इसका कोई भी कंपोनेंट हरकत की सम्मत में नहीं होता। यानी जिस रास्ते पर जिस्म दायरे में हरकत कर रहा होता है उस डायरेक्शन के साथ
इस फोर्स का कोई भी जुज़, कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीज कोस्टर कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है, या वो कौन सी चीज है जो मौत के कुएं में कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है। जवाब सुन लें, जब कोस्टर कार सर्कुलर रास्ते पर घूमती है तो ट्रैक यानी सड़क सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है। वो कैसे? ट्रैक का, सड़क का बाहर वाला किनारा कुछ ऊंचा बनाया जाता है और अंदर वाला किनारा कुछ नीचे रखा जाता है। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सड़कों की बैंकिंग करके सर्कुलर रास्ते या मोड़ पर गाड़ियों और कारों को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की जाती है और ये फोर्स इन चीज़ों को दायरे से बाहर निकलने के लिए रोकती है। तो जब कोस्टर कार सर्कुलर रास्ते पर घूमती है तो ट्रैक सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करता है और इसको दायरे से बाहर निकलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, ये वही आ गया जो ऊपर मैं बता रहा था। एक गोल ट्रैक या मोड़, बड़ी सड़कों का मोड़ का बाहर वाला किनारा ऊंचा क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब भी पीछे दे चुका हूं, लेकिन फिर भी सुन ले। गाड़ी को बाहर की तरफ फिसलने से रोकने के लिए एक गोल ट्रैक का बाहर वाला किनारा ऊंचा बनाया जाता है। वजह यह होती है कि जब गाड़ी मोड़ काट रही होती है या गोल रास्ते पर चल रही होती है तो उसको अंदर की तरफ मुनासिब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो ट्रैक का अंदर वाला किनारा थोड़ा सा नीचे बनाकर और बाहर वाला किनारा थोड़ा सा ऊंचा बनाकर उसको मुनासिब सेंट्रीपिटल फोर्स दी जाती है, जो कि कार को या गाड़ी को गोल रास्ते पर ठीक तरीके से मोड़ देती है और मोड़ पर या गोल ट्रैक पर बाहर की तरफ लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस कर देती है। यानी एक्शन और रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, इसलिए कार बाहर की तरफ फिसलने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन है जी, टायरों पर थ्रेडिंग क्यों होती है या क्यों की जाती है? यानी टायर जो आप देखे होंगे मुख्तलिफ लाइनें लगी होती हैं, मुख्तलिफ खुदाई की गई होती है मुख्तलिफ डिज़ाइनों में, तो इसको बोलते हैं थ्रेडिंग। तो टायरों पर थ्रेडिंग की वजह से टायरों और सड़क के दरमियान जो रोड ग्रिप होती है वो बढ़ जाती है और इस ग्रिप के बढ़ जाने की वजह से गाड़ी के सड़क पर जो फिसलने का खदशा और खौफ होता है, गाड़ी के प्लेन सड़कों पर और हमवार सड़कों पर जो फिसलने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए टायरों पर मुनासिब तरीके से थ्रेडिंग करके सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को फिसलने से बचाया जा सकता है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन गौर से सुन लें, बहुत अहम है। एक आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए किसी आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। सुन लें, एक आइसोलेटेड सिस्टम दो या दो से ज्यादा इजसाम का एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर बाहर से कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती, जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही होती। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो इजसाम है आपस में ही इंटरैक्ट करते हैं और इनकी मोशन में तब्दीली
आती रहती है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती। तो ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स असरअंदाज ना हो रही हो, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।